हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे हैं और उसमें आज एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट अपन करने जा रहे हैं। श्वसन एवं गैसों का विनिमय, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं। आज के टॉपिक में अपन देखेंगे श्वसन के अंग और मानव श्वसन तंत्र। उससे पहले नीट का पिछला हिसाब अपन देखें तो इस चैप्टर से, श्वसन एवं गैसों के विनिमय चैप्टर से लगभग लगभग 2 से 3 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। मतलब 8 से 12 मार्क्स का काम आप यहां पर कर सकते हैं। साथ साथ में इस चैप्टर में काफी अपने को चित्र भी दे रखे हैं, डायग्राम भी दे रखे हैं। अगर इन डायग्राम को आप अच्छे से समझते हैं तो अगला जो चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र, उसमें काफी हेल्प अपने को मिलेगी, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड हैं दोनों चैप्टर काफी हद तक। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिएगा, एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा। इस चैप्टर में अपन लाइन टू लाइन देखेंगे ही एनसीईआरटी, साथ साथ में नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से पूछे गए हैं, कहां से पूछे जा सकते हैं, वो भी अपन यहां से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट अपन करते हैं श्वसन के अंग और मानव श्वसन तंत्र। श्वसन जो है उसका मीनिंग अपन देखते हैं पहले। ठीक है, जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब अपन ने पाचन में क्या पढ़ा कि साहब जो भी फूड अपन ने लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या न्यूक्लिक एसिड, कुछ भी, तो मान लो कार्बोहाइड्रेट में से ग्लूकोज मेरे को मिला है, सरल जो उत्पाद था वो। अब ये ग्लूकोज जो है अपने को एनर्जी देगा, लेकिन कैसे? ग्लूकोज होता है C6H12O6। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं सीधे एनर्जी दे देगा। तो अब इसको एनर्जी में परिवर्तित करने के लिए अपन यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं। ठीक है, तो ये 6 मैंने लिखा है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से ऑक्सीजन जब इसके पास में आएगी तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ से एनर्जी मिलेगी प्लस साथ साथ में 6CO2 प्लस 6H2O। और तो जो CO2 यहां से बनेगी उसे अपन वापस से बहिर्शोषण कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और H2O वापस से काम आ जाएगा और एनर्जी भी यहां से क्या हो जाएगी? काम में आ जाएगी। तो जो ऑक्सीजन अपन ले रहे हैं परोक्ष रूप से अपन काम में ले रहे हैं इसको ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल आप चाहो तो इस रिएक्शन को लिख सकते हो। ठीक है, जिससे अपने को एनर्जी यहां से मिलती है। उपरोक्त अपचयी क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है, जो हानिकारक है CO2। इसीलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार O2 उपलब्ध करवाई जाए और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। तो O2 अपन अंदर ले रहे हैं, CO2 अपन बाहर छोड़ रहे हैं। ऐसा अपन फील भी कर सकते हैं चेस्ट रीजन पे हाथ रख करके, यहां पर उंगली रख करके, कि सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। सिंपल सी बात है। वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान, विनिमय की इस प्रक्रिया को श्वासन या ब्रीदिंग कहते हैं। जो ऑक्सीजन अपन ले रहे हैं और CO2 अपन छोड़ रहे हैं, तो एक्सचेंज यहां पर हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, यहां पर विनिमय हो रहा है, तो उसे अपन बोलते हैं ब्रीदिंग या श्वासन। सामान्यतः श्वसन भी उसे अपन बोलते हैं, रेस्पिरेशन भी इसे अपन बोलते हैं। अपने हाथों को सीने पर रखिए, आप सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यह श्वसन के कारण है। हम श्वास कैसे लेते हैं? इस अध्याय के निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रिया विधि का वर्णन किया गया है। ठीक है, एक और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं, आप पढ़ने वाले बच्चे, इसलिए ब्रीदिंग और जो रेस्पिरेशन है उसने सामान्यतः बोला सेम ही होता है एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन सेम नहीं होता है। ब्रीदिंग में क्या होता है कि ब्रीदिंग में जो अपना ऊपर वाला श्वसन तंत्र है, मतलब यहाँ जैसे मान लो ये कोई इंसान है, ठीक है, ये इस प्रकार का इंसान अपने पास है, यहाँ से ये नाक से होता हुआ अपन गैसेज ले रहे हैं, फिर अंदर यहाँ पर अपने पास क्या होता है? फेफड़े होते हैं, फुफ्फुस वगैरह यहाँ पर होते हैं। तो ब्रीदिंग में क्या होता है, यहां से जो अपन ने गैस लिए यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, जो कूपिकाय सॉरी जो अपने पास ब्रोंकियल वगैरह है उससे पहले तक का जो रीजन है, वहां तक जो एक्सचेंज होता है, या बाहरी एक्सचेंज या बाहरी विनिमय इसे अपन बोल सकते हैं। बाहरी विनिमय जो होता है उसे अपन बोलते हैं ब्रीदिंग। जबकि अंदर जो अपने पास कूपिकाएं होती है, रक्त के साथ में जो रक्त वाहिकाओं के साथ में जो एक्सचेंज होती है गैसेज, उसे अपन बोलते हैं श्वसन या रेस्पिरेशन। तो बी से आपको ध्यान में रखना है बाहरी विनिमय जो, और बाकी दूसरा जो आंतरिक विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, उसे अपन बोलते हैं श्वसन या रेस्पिरेशन। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट अपन देखते हैं श्वसन के अंग। प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके अनुसार बदलती है आपसे पूछ लिया जाए तो एक तो निवास, उनका जो हैबिटेट है,
क्या पानी में रहते हैं वो, क्या मृदा में रहते हैं वो, क्या खुले हवा में रहते हैं वो, उसके ऊपर निर्भर करता है निवास कैसा है, और संगठन कैसा है, क्या उसके अंदर केवल कोशिका है या उत्तक है या अंग है, ठीक है, सेल ऑर्गन, सेल टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र है, उसके अनुसार बदलती रहती है। जैसे सरल से इसने स्टार्ट किया है, इन सबको एनिमल किंगडम में डिटेल से भी बता रखा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से अपन देखेंगे। निम्न एक अशेरुकी कुछ एग्जाम्पल जैसे स्पंज, सिलेंट्रेटा, चपटे गर्मी आदि O2 और CO2 का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। तो मान लो ये अपने पास कोई स्पंज है, बाहर O2 ज्यादा है अंदर कम है, तो ये शरीर की यहाँ पर सतह है, तो विसरण क्या होता है, उच्च से निम्न की ओर या सांद्रता प्रवणता, जो अपन ने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। सांद्रता प्रवणता अपन क्या बोल रहे हैं कि उच्च से निम्न की ओर जो गति होती है वो सांद्रता प्रवणता है। बाहर जो है कि वो ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर कम है, तो बाहर से अंदर की ओर आ जाएगा। अंदर CO2 ज्यादा है, बाहर कम है, तो अंदर से बाहर आ जाएगा। तो निम्न आयत के शरीरों में क्या होता है, जो उनकी सिंपल सी शरीर की सतह होती है उसी से क्या होता है, एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है या श्वसन होता है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर लंग्स वगैरह होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केंचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। केंचुए देखा होगा आपने, खेतों में केंचुए को अपन बोलते हैं किसान का मित्र, तो उसमें जो आर्द्र क्यूटिकल होती है, त्वचा होती है, उसी से एक्सचेंज होता है। कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल होता है। कीट का मतलब जैसे कॉकरोच हो गया, मधुमक्खी हो गई, तो बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं। तो कीटों के शरीर में क्या होता है, ये कीट है मान लो इस प्रकार का कोई है, ठीक है, ये इस प्रकार का कोई कीट है, ये इसके यहाँ पर पैर है 3 जोड़ी, ठीक है। तो कीटों का जो शरीर होता है उसके अंदर क्या होता है, नलिकाओं का सिस्टम होता है, जिसे अपन बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम। इस प्रकार की नलिकाएं होती है, 1 से 2 नलिका, 2 से फिर आगे की ओर नलिका, ये नलिका नलिकाओं में विभक्त होता रहता है, उससे अपन बोलते हैं कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल होता है, जिसे अपन श्वसन नलिकाएं बोलते हैं, ठीक है। ये नलिका नुमा ही होता है, ठीक है, एक पाइप से दूसरे पाइप में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस प्रकार का जाल होता है, उसे अपन श्वसन नलिकाएं कहते हैं, जिनसे वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थानों पर पहुंचती है, ठीक है। वायु कहाँ पहुंचती है, शरीर में विभिन्न स्थानों पर पहुंचती है, ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सके। नेक्स्ट, जलीय आर्थ्रोपोडा, जल में रहने वाले आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में श्वसन विशेष संवहनीय संरचना क्लोम द्वारा होता है, क्लोम या गिल द्वारा होता है, ठीक है। मछली तो नहीं, सॉरी, ऑर्थ्रोपोडा और जो मोलस्का है उसमें विशिष्ट सामान्य संरचना होती है, जिसे अपन क्लोम या गिल बोलते हैं। जबकि स्थलचर प्राणी, स्थल पर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले, पृथ्वी का मतलब केवल स्थल, मिट्टी की जो बात हो रही है, ठीक है, जल की बात नहीं हो रही है। प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनीय थैली, फुफ्फुस या फेफड़ों द्वारा होती है अपने अंदर, जैसे फेफड़े अपने अंदर होता है, सेम वैसे दूसरे एनिमल्स में भी होता है। कशेरुकों में मछलियां क्लोम द्वारा श्वसन करती है। मछलियां आपने देखी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, नहीं, बचपन में इस प्रकार का डायग्राम आपने बनाया होगा। तो ये जो साइड में होते हैं ये क्या है, क्लोम ही है यहाँ पर, ठीक है। गिल बोलते हैं जिससे श्वसन होता है। जबकि एम्फीबिया, एम्फीबिया का मतलब उभयचर, जो जल में भी रह सकता है और थल पे भी रह सकता है। सरीसृप जैसे सांप हुआ, ठीक है, वो इसके अंदर आता है। पक्षी स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। उभयचर जैसे मेंढक अपनी आर्द्र त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। तो उभयचर जो मेंढक है उसमें दोनों प्रकार का होता है, त्वचा से भी कर सकता है और वैसे जो लंग्स वगैरह उससे भी ये कर सकता है। स्तनधारियों में पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली मिलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको आप याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, एक साइड में आप लोग जंतु लिख सकते हैं, एनिमल लिख सकते हैं, इनके एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ अपन ने बोला ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का हो गया, तो ये ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का आपने लिख दिया, फिर स्पंज वगैरह आपने सिलेंट्रेटा लिख दिया, ठीक है। और श्वसन अंग आप लिख सकते हैं एक साइड में, जिससे आसानी से अपने को याद हो जाए। श्वसन अंग गिल्स हो गया या फेफड़े हो गए, ठीक है, वो आप लिखेंगे एक साइड में, तो इजीली याद हो जाएगा। 4 या 5 पॉइंट में, इतना पूरा बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव श्वसन तंत्र। हमारे एक जोड़ी बाह्य नासाद्वार होते हैं, देख सकते हो आप, आपकी भी ऐसे मत देखो, ठीक है, जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। ये होठ है, ये ऊपर की ओर बाहर की तरफ खुल रहे, ये भी आपके हैं, ऐसे मत देखो, ठीक है। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। ये इस प्रकार का डायग्राम है, मान लो डायग्राम है। अब ये अपने पास हो गए बाह्य नासा छिद्र। यहां अपन ने बात की थी कि यहाँ होती है मुख गुहा, ठीक है। अब इसके ऊपर की ओर यहाँ जो कक्ष है उसे अपन बोलते हैं नासा कक्ष। क्या बोलते हैं, नासा कक्ष। तो ये होठों के ऊपर बाहर की ओर खुलता है, जो नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। नासा कक्ष आगे चलकर किसमें खुल जाता है, ग्रसनी में,
यहाँ आगे चलकर किसमें खुल जाता है, नासा कक्ष ग्रसनी में खुल जाता है। तो ग्रसनी अपन ने पहले ही पढ़ रखा है पाचन तंत्र में कि ग्रसनी वायु और भोजन का उभय मार्ग है, यहाँ से वायु भी जाएगी, यहाँ से भोजन भी जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस ऐसे ध्यान में रखना, नासा कक्ष ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है, तो यहाँ अपने होता है कंठ, और उसके बाद में आती है नेक्स्ट श्वास नली। ठीक है, कंठ एक उपास्थि में पेटिका है। कंठ जो है वो क्या है, उपास्थि वाला है। उपास्थि, उपास्थि का मतलब क्या है, उप अस्थि। अस्थि तो होती है बोन, जो हार्ड होती है, कठोर होती है, लेकिन उपास्थि मतलब ये क्या है, अस्थि नहीं है। उपास्थि का आधा पार्ट है, यहाँ अपन बोल सकते हैं इसे कार्टिलेज बोल सकते हैं। तो ये सॉफ्ट होती है, एक तरह से हड्डी जैसे होती है, उसके जैसे हार्ड नहीं होती है। तो कंठ एक उपास्थि में पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करता है। कंठ क्या करता है, यहाँ आप बोल के देख सकते हो, यहाँ वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, आपको मिल जाएगा, फील हो जाएगा। तो ये ध्वनि उत्पादन में सहायता करता है, इसीलिए इसे अपन ध्वनि पेटिका या वोकल बॉक्स भी बोल सकते हैं, वोकल कॉर्ड भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो। भोजन निगलते समय घाटी एक पतली लोचदार उपास्थि में फ्लेप या कंठ छद एपिग्लोटिस से ढक जाती है, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश ना करे। तो सिंपल सी बात इसने बोली है, भोजन जब अपन निगल रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि ये इस प्रकार का डायग्राम अपने पास था। अपन ने क्या बोला साहब कि अपने पास ग्रसिका भी होती है, अपने पास इस तरफ श्वास नली होती है, इस तरफ ग्रसिका होती है। तो जो भी भोजन अपन ने लिया वो किस में जाएगा, वो ग्रसिका में जाएगा। लेकिन हो सकता है कि वो श्वास नली में भी चला जाए और लंग्स जो है वहां तक पहुंच जाए, एयर पैसेज जो है वो ब्लॉक हो जाए, वायु मार्ग। तो यहाँ जो अपने पास कंठ की इसने बात की है, भोजन निगलते समय घाटी, घाटी एक पतली लोचदार उपास्थि फ्लेप या पल्ले या कंठ से, जिसे अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस से ढक जाता है, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश ना कर सके। ठीक है, तो यहाँ इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ढक्कन नुमा संरचना होती है, जिसे अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस मतलब ये इसे कवर कर लेगा, जिससे भोजन ग्रसिका में चला जाएगा और इस मार्ग में नहीं जाएगा। ठीक है, श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक पांचवी वक्षीय कशेरुक तक जाकर दाईं और बाईं दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। तो इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये कंठ छद हो गया, यहाँ पर ये कंठ हो गया, यहाँ पर ये श्वास नली अपने को बताई जा रही है। ठीक है, तो अपने क्या होती है कि जो यहाँ बोन्स की अपन बात करें, वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड की अपन बात करें, वो सबसे पहले यहाँ पर होती है, ये पीछे की ओर सर्वाइकल रीजन होती है। ठीक है, जो अपने पास गर्दन वाले रीजन में साथ होती है, इसे अपन देखेंगे लोकोमोशन और मूवमेंट में। उसके बाद में जो चेस्ट रीजन आता है, ये वाला, ये थोरेसिक रीजन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास 12 होती है, 12 अस्थियां होती है। उसके बाद में पीछे कमर की ओर अपन चलते हैं, वहां पर 5 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है। तो इसने क्या बोला है कि यहाँ 12 होती है, उसमें से जो वक्षीय कशेरुक दंड है, वक्षीय मतलब जो चेस्ट या थोरेसिक रीजन है, उसमें 12 होती है, उसमें से जो पांचवी है, जैसे मान लो एक, ये जो है ये तो फ्लैप बताया जा रहा है, ये वलय है, ये बोन नहीं है। ठीक है, एक पीछे की ओर होती है बोन, तो 1 2 3 4 और 5, पांचवी बोन यहाँ पर आ रही है। तो इस बोन पर जो श्वास नली है, ये वाली जो श्वास नली है, वो आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड होती है, दाई और बाई में, दाई और बाई श्वसनी में विभाजित हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पांचवी जो श्वसन, पांचवी जो कशेरु वक्षीय कशेरुदंड है, वहां पर जो श्वास नली है वो आगे चलकर विभाजित हो जाती है दो पार्ट में। ऐसा देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से एक इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, अरे इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा क्या देख रहे हो, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर रखा है। पांचवी वक्षीय कशेरुक तक जाकर दाई और बाई दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है, पूछा भी गया है। ठीक है, इससे पीएमटी में पूछा गया है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीय एवं तृतीय स्तर की श्वसनी श्वसनिका और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त होती है। तो ये श्वसनी जो है आगे चलकर और ज्यादा विभाजित होती है, देखो आप यहाँ पर। ठीक है, कि पहले ये था, इसके बाद में आगे चलकर ये और विभाजित हो जाएगी इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से ये इसमें चला गया, इसमें चला गया, इसमें चला गया, इसमें, फिर ये आगे और वापस विभाजित हो रही है, फिर ये आगे और विभाजित हो रही है। तो इस प्रकार से विभाजन होता रहता है। क्लियर है? ठीक है, श्वास नली प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी और प्राथमिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थि में उपास्थि वलयों में से आलंबित होती है। तो ये इस प्रकार से होता है, ये श्वास नली अपने पास। तो ये नली जो है ये हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ये मान लो ये मेरे पास ग्रसिका है, ये मेरे पास श्वसनिका है या श्वास नली है मेरे पास। ठीक है, ये एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी रहती है, ये ग्रसिका हो गई पूरी, और ये अपने पास हो गई श्वास नली। ठीक है, तो एक दूसरे से जुड़ी होती है, यहाँ से जो है भोजन जाएगा और यहाँ से क्या होगा, श्वास नली से गैसेज जाएगी। तो ये जो होती है श्वास नली, इसके चारों तरफ, यहाँ से, इसके चारों तरफ नहीं, इसके एक साइड से, मान लो इस साइड की अपन बात करें, क्योंकि इस साइड में तो क्या है,
इस साइड में तो ये ग्रसिका से जुड़ा हुआ, तो ये बचा हुआ पोर्शन, इतना सा जो पोर्शन है वो क्या होता है, उपास्थि में वलय से कवर रहता है यहाँ पर, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ये जैसे मान लो मैं बैठा हूं, तो मेरा एक तरफ इसोफेगस से ग्रसिका और एक तरफ मेरी श्वास नलिका है, ठीक है। तो इस तरफ वाला जो, ये वाला जो है, ये तो किसके कांटेक्ट में, ये ग्रसिका के कांटेक्ट में, ठीक है। जबकि बाकी ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है। तो इस तरफ जो है यहाँ पर उपास्थि में वलय होते हैं जो इसको संकुचन होने से बचाते हैं। अगर वो उपास्थि में वलय यहाँ पर नहीं होंगे तो हो सकता है ये कोलेप्स हो जाए, ठीक है, हो सकता है ज्यादा फैल जाए, ज्यादा अपन जोर से सांस लिया तो। उसी के लिए इसके चारों तरफ क्या होता है, उपास्थि में वलय होता है सी शेप के। सी क्यों, पूरा ओ क्यों नहीं बोला, जीरो क्यों नहीं बोला, क्योंकि दूसरी तरफ अपने पास ग्रसिका है इसके तरफ, ठीक है। जो ये वाला जो पोर्शन इसके कॉन्टेक्ट में आ रखा है, तो यहाँ तो जरूरत इसको नहीं है। राइट, बात समझ में नहीं आई क्या? ये दो कमरे हैं, ठीक है। ये मान लो पहला मैंने कमरा यहाँ पर बनाया, अब मैं दूसरा कमरा यहाँ पर बना रहा हूँ, तो ये थोड़ी इसके बीच में ये गैप छूट गया और मैं इसकी एक दीवार और बनाऊंगा। ये पहला कमरा है और इसी इसी की दीवार को मैं लूंगा यहाँ पर इसके साथ में। तो सेम वैसा ही केस इसके अंदर है, ग्रसिका और श्वासनिका के अंदर, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो इसने यही बोला है अपूर्ण, पूर्ण नहीं है वो, सी शेप के होता है, आप लिख सकते हो सी शेप के होते हैं। ये अपने पास ग्रसिका पूरी है, ये वाली ग्रसिका है जो डार्क कलर में बताई है मैंने, हल्के कलर में जो बता रखी है अपूर्ण यहाँ पर हो जाएगी। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिकायुक्त थैली जैसी संरचना कूपिकाओं में खुलती है, जिसे वायु कूपिका अपन कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला श्वसनिका था, फिर आगे जाके विभाजित हुआ, फिर और विभाजित हुआ, फिर और विभाजित हुआ, और सबसे लास्ट में जाके इस प्रकार का जो संरचना मिलेगी उसे अपन बोलते हैं कूपिका में खुल जाती है। श्वसनी श्वसनिका और कूपिकाओं का शाखित जाल लंग्स या फेफड़ों की रचना करते हैं, चित्र 17.1 में बता रखा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये कूपिका यहाँ पर बता रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे लंग्स की, बात करें, हमारे दो फेफड़े होते हैं, एक जो होता है, एक फेफड़े, दो फेफड़े की रचना करते हैं, हमारे दो फेफड़े होते हैं जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुसावरण या प्लूरा से बोलते हैं। मान लो ये यहाँ से श्वसनिका के बाद में ये फेफड़े, यहाँ एक साइड का फेफड़ा है, तो इसके दो कवरिंग होती है, एक अंदर वाली और दूसरी बाहर वाली, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फुफ्फुसा आवरण, फुफ्फुस का आवरण या प्लूरा इसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में, फुफ्फुस का आवरण, ठीक है, समझ में आ रहा है। इनके बीच फुफ्फुसा आवरणी द्रव भरा रहता है, इन दोनों के बीच में एक स्पेशल प्रकार का द्रव भरा होता है जो स्नहन का काम करता है, घर्षण को कम करता है। ये फेफड़े की सतह पर घर्षण कम करता है, ठीक है। जब भी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन अंतर शोषण बाहरी शोषण कर रहे हैं तो उसमें घर्षण को ये कम करता है। बाहरी फुफ्फुस आवरण, बाहर वाला जो होता है ये क्या होता है, वक्ष पर्त के निकट होता है। जैसे ये यहाँ इसमें डायग्राम में देखो, अपना वक्ष है, बाहर से तो अपना चेस्ट ही है ना, तो ये बाहर वाली जो यहाँ पर कवरिंग होती है, ये देखो येलो कलर में बता रही है, ठीक है। ये बाहर वाली जो फुफ्फुस आवरणी झिल्ली यहाँ पर बताई जा रही है, बाहर वाली जो किसके कांटेक्ट में आएगी, वक्ष के कांटेक्ट में आएगी। अंदर वाली जो है कूपिकाओं के कांटेक्ट में आएगी, या जिसे लंग्स अपन बोल रहे हैं उसके कांटेक्ट में यहाँ से आएगी, ठीक है। क्लियर है? जबकि आंतरिक फुफ्फुस आवरणी झिल्ली फेफड़े की सतह के संपर्क में आती है, जहां पर अपने पास कूपिकाएं वगैरह है, शोषणीय वगैरह है, उसके संपर्क में आएगी आंतरिक वाली, ये वाली, ठीक है। बाह्य नासारंध्र से अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का चालन भाग, तो बाहर बाह्य नासा छिद्र से लेकर अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग, चालन भाग उसे अपन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करने वाला, लेके जाने वाला चालन भाग, ठीक है। यहाँ बाह्य नासा छिद्र जो है वहां से लेकर, ये बाह्य नासा छिद्र यहीं कहीं होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है उसे अपन चालन बोलेंगे, जो गैसेस को चला के लेके आएगा, ठीक है। उसके बाद का जो आगे वाला पार्ट है उसके बारे में देखते हैं। जबकि कूपिकाएं एवं उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र या श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग, मतलब एक्सचेंज करता है। यहाँ पर कूपिकाओं में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज होगा। इससे आगे वाला जो पोर्शन है, ये इतना सा जो पोर्शन बचा हुआ है उसे अपन बोलते हैं विनिमय भाग, और उससे पहले वाला चालन भाग, ठीक है। ध्यान से देखना है। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कूपिकाओं तक संचरित करता है, बता दिया। इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट तो करता है लेकिन बाहरी कणों से मुक्त करता है। जैसे नाक में कुछ रोम होते हैं, हेयर्स होते हैं, तो वो भी डस्ट पार्टिकल को रोकता है, आर्द्र करता है, और वायु को शरीर के तापक्रम तक लेके आता है। मान लो 50 डिग्री सेल्सियस बाहर का, मानव का तापमान तो 37 डिग्री सेल्सियस है, फिर तो गर्म हवा आएगी, फिर तो लंग्स को जल जाना चाहिए। तो वो जो है, ये जो है ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट वाला चालनी भाग, इससे बाहरी वायु को मानव शरीर का जो ताप है वहां तक लेके आता है। विनिमय भाग आदान प्रदान इकाई रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच O2 और CO2 का वास्तविक विसरण स्थल है। विनिमय जो कूपिकाओं की अपन बात करें, वहां पर एक्चुअल में क्या होता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का, ठीक है। बाकी जो चालन भाग है उसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है,
फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है, वक्ष गुहा मतलब ये अपने अंदर केविटी होती है, खाली खोखली जगह होती है, उसके अंदर होता है फेफड़े, जो शारीरिक एक वायुरोधी कक्ष है। वायुरोधी मतलब इस पैसेज से जो वायु जा रही है तो ही जा रही है, उसके अलावा कहीं से नहीं जा रही। ऐसा नहीं कि यहाँ पंक्चर कर दो तो वायु सीधा पंप से हवा डाल दो साहब और रेस्पिरेशन कर लो, तो पॉसिबल नहीं है, वो एक वायुरोधी कक्ष है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में, पृष्ठ भाग का मतलब पीछे की ओर अपने पास कशेरुक दंड होती है, जो मैंने आपको अस्थियां बताई थी, 7 होती है गले की या गर्दन में पीछे, फिर उसके बाद में 12 होती है पीछे की ओर, फिर 5 होती है कमर पे। ठीक है, तो पीछे की ओर जो होती है कशेरुक दंड होती है, पृष्ठ को बोलते हैं पीछे, या डोर्सल भी इसे अपन बोलते हैं। ठीक है, पृष्ठ को बोलते हैं डोर्सल। अधर भाग में उरोस्थी, अधर मतलब आगे, वेंट्रल में एक बोन होती है उरोस्थी, जिसे अपन बोलते हैं स्टर्नम को, एक सिंगल बोन होती है, इसे भी लोकोमोशन मूवमेंट में आप देखोगे तो पीछे की ओर अपने पास कशेरुदंड होता है, आगे की ओर अपने पास स्टर्नम होती है, उरोस्थी होती है। पार्श्व में साइड में यहाँ पर अपने पास पसलियां होती है, इस प्रकार की ये पसलियां। ठीक है, पसलियां यहाँ से आप फील भी कर सकते हो, आगे और पीछे से पसलियां होती है। और नीचे की ओर जो होता है डायफ्राम होता है, यहाँ पसलियां आगे भी और पीछे भी। ठीक है, तो आप देखेंगे इस डायग्राम को इस प्रकार से मैं बना सकता हूँ। मान लो मैं इस इसको मैं साइड से, मैं साइड में फेस करके बैठा हूँ। ठीक है, ये हूं मैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इसने बोला कि पीछे की ओर अपने पास यहाँ से जो होती है बोन जाती है, हड्डियां होती है। तो ये डायग्राम आप बना लो, पीछे की ओर जो है उसे अपन ने बोल दिया कशेरुक दंड। क्या बोल दिया है? कशेरुक दंड। आगे की ओर इसने बोला, आगे की ओर अदर साइड में स्टर्नम होती है, तो ये एक स्टर्नम यहाँ पर हो गई, या उरोस्थी इसे अपन बोलते हैं। ठीक, और साइड में लेटरल में यहाँ से अपने पास क्या होती है, पार्श्व में पसलियां होती है। तो ये इस उरोस्थी और जो कशेरुक दंड होती है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है, किससे? पसलियों से। ये तो यहां से निकलकर पसलियां पीछे की ओर पूरी जाती है। ठीक है, तो ये हो गई पसलियां अपनी। पसलियों के बारे में भी अपन देखेंगे, 12 जुड़ी होती है। और सबसे नीचे की ओर अपने पास होता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम, गुंबदाकार डायफ्राम होता है। ठीक है, ये गुंबद का मतलब ऐसा मंदिर का जो ऊपर वाला होता है, मस्जिद का ऊपर वाला, उसे अपन बोलते हैं गुंबद। तो ये डायफ्राम हो गया नीचे की ओर। अब इसके बीच में जो जगह बचती है उसके अंदर अपने होते हैं फेफड़े। यहाँ क्या होते हैं? फेफड़े दोनों साइड वाले। आगे बात समझ में? तो इसने आगे पीछे ऊपर नीचे से बताया है कि किस किस प्रकार से ये लंग्स को कवर करके रखते हैं। ये डायग्राम आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बना सकते हैं नोटबुक में। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाता है। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से आयतन में चेंज होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है रेस्पिरेशन में या श्वसन में। आगे बात समझ में? यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया कि एक बंदा जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका जो चेस्ट है यहाँ से पंक्चर हो गया, लेकिन लंग्स डैमेज नहीं हुए, तो वो जिंदा रहेगा, मर जाएगा। ठीक है, तो अगर केवल चेस्ट बाहर वाला पंक्चर हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सांस यहाँ से ले रहा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फुफ्फुस अंदर वाला पोर्शन यहाँ तक अगर पंक्चर हो गया, कोई सरिया वरिया घुस गया, तो फिर सांस का जो अंदर का जो आयतन है वो चेंज होगा और हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। क्लियर है? तो ये डायग्राम भी अपन ने यहाँ से डिस्कस कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें एक चीज है पसली का कटा आखिरी छोर, जो पसली अभी मैंने आपको बताई थी यहाँ पर। ठीक है, ये पसलियां जो है ये आपको साइड से बता रखा है, इसलिए ऐसा बता रखा है। नीचे की डायफ्राम अपने पास है कि नहीं है? ये हार्ट अपने को बताया जा रहा है। ठीक है, ये जो है बड़ा सा ये बीच में, ये अपने पास है हृदय। अब श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित है, कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर आते हैं वो अपन देखते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देख लेना भाई साहब। श्वसन में क्या होता है? सबसे पहले श्वसन या फुफ्फुसी संवातन, जिससे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कुपिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। तो ऑक्सीजन अपन सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे? ऑक्सीजन अपन अंदर लेंगे, CO2 को अपन क्या करेंगे? बाहर छोड़ेंगे। इसने वही लिखा है, लेकिन ध्यान में रखना है श्वसन को फुफ्फुसी संवातन भी इसने यहाँ पर बोला था। ये टर्म देखे भी कभी भी पूछ सकता है। दूसरे स्टेप में क्या होगा? जो O2 अपन ने लिए वो यहाँ पर कुपिका पर एक्सचेंज होगी। कुपिका झिल्ली के आर पार O2 और CO2 का विसरण, मान लो मैंने अंदर लिया ऑक्सीजन, तो वहां जो कुपिका है बताई जा रही है यहाँ से एक्सचेंज होगी कुपिका पर। ठीक है, ये कुपिका के आसपास में रक्त वाहिकाएं होती है, अभी आगे वाले सेशन में अपन देखेंगे। तो यहाँ से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, विसरण होता है। उसके बाद में जो कुपिका है वहां से, उसके बाद में ये मान लो कुपिका है, और उसके बाद में यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं अपन, ब्लड रेड होता है, इसलिए ये कुपिका से आगे अपने पास इसमें वो जो ऑक्सीजन है और जो CO2 यहाँ से कुपिका में चली गई। ऑक्सीजन जो है अपने पास आगे रक्त वाहिकाओं में, ये रक्त वाहिका है, रक्त इसको पकड़ के ले जाएगा ऑक्सीजन आगे की ओर। ठीक है, तो रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन हो जाएगा। तीसरे स्टेप में रुधिर में ऑक्सीजन चला गया, उसके बाद में इसका परिवहन हो जाएगा।
रुधिर और उत्तकों के बीच O2 और CO2 का मिश्रण। अब मान लो किसी उत्तक तक लेके जाना है मुझे, जहां पर उसकी वृद्धि करवानी, एनर्जी की जरूरत है, तो ये रुधिर से यहाँ उत्तक तक आ गई, उसके बाद में ऑक्सीजन को यहाँ रिलीज कर दिया जाएगा, विसरण हो जाएगा, और यहाँ जो CO2 है उत्तक से उसे ले लिया जाएगा और ब्लड वेसल्स के थ्रू वापस कूपिका तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, ये विसरण हो गया। उसके बाद में अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग, इस ये उत्तक ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का उपयोग कर लेगा, और उसके फलस्वरूप यहाँ से जो CO2 बनेगी वो वापस से क्या होगी, कूपिका तक चली जाएगी। ठीक है, तो ये भी डायग्राम अपने को एनसीईआरटी में दे रखा है, अभी मैंने केवल हल्का ऊपर ऊपर से ही बताया है, आप इन स्टेप को देख लीजिए, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अंदर लेंगे कूपिका अच्छा अंदर लेने के बाद में कूपिका तक जाएगा, उसके बाद में एक्सचेंज होगा रक्त के साथ में, फिर आगे उत्तक तक जाएगा और उत्तक से वापस CO2 को लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पैसेज है अगर आपको याद हो जाता है, जो चालनी अपन ने देखा, ट्रांसपोर्ट वाला अपन ने देखा, ठीक है, और जो अपन ने एक्सचेंज वाला विनिमय वाला जोन देखा, तो ये सब आप पढ़ लेते हो तो अगले सेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? सो उम्मीद मैं करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, मजा आया होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के तरीके से। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो एनसीईआरटी पढ़िए, कोई दिक्कत है तो पूछिए। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।